हेलो एवरीवन। सो आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में ये। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 2500। दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 2500 और जो वो दो नंबर्स हैं उनकी हमें रेशियो दी हुई है 4:1। तो आपको पूछा जा रहा है कि वो जो दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हो तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे। वो ये फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको दो नंबर्स दिए जाते हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकलता है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, क्लियर, दो नंबर्स का जो एलसीएम और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। क्लियर, उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर, और ये दो नंबर के लिए ही वैलिड होता है हमेशा। क्लियर, तो दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का जो भी प्रोडक्ट आएगा, क्लियर, वो किसके बराबर होगा? उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये आपको बात याद रखना है। देखो, अब इसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो यहां पे तो हम लिख सकते थे दो नंबर्स का प्रोडक्ट, बट अगर हमें नंबर पता होता तो, बट हमें नंबर नहीं पता है, हमें नंबर की रेशो पता है। क्लियर, यहां पे हमें नंबर की रेशो पता है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 4:1 ये हमें दो नंबर्स की रेशो दी हुई है। और आपको पता होगा कि जो रेशो होती है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि मैं पहले नंबर को 4 नहीं मान सकता और दूसरे नंबर को 1 नहीं मान सकता। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ये जस्ट उनकी रेशो है। क्लियर, ये जस्ट उनकी रेशो है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको रेशो गिवन हो, आपको रेशो को एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर, वो पर्टिकुलर नंबर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसलिए हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाली टर्म को, तो मुझे इस वाली टर्म को भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि रेशियो में जब भी चेंज होता है इक्वल इक्वल का चेंज होता है। तो मुझे रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा और वो मैंने नंबर लिया x। तो जब मैंने x से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये नंबर बन गया 4x और एक बन गया x। तो ये मेरे पास दो वो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट, ठीक है, मुझे यहां पे लिखना है। क्लियर, और इन्हीं का अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूं तो वो हमें गिवन है 2500। उनका प्रोडक्ट जो है वो हमें गिवन है 2500। क्लियर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एक नंबर है 4x और एक नंबर है x और इनका प्रोडक्ट हो गया ये। क्लियर, ये हो गया प्रोडक्ट। और यहां पे लिखा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2500। क्लियर, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमें ये दिया हुआ है और दो नंबर्स जो हमने निकाला उनका प्रोडक्ट हमने ये लिख दिया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 को 4x² आ जाएगा, 4x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा और यहां पे आएगा 2500। अब देखो क्या करना है, यहां से 4 को हटाना है तो 4 से इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। क्लियर, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं तो 25 × 100। क्लियर, और यहां पे आएगा x²। अब इसको मैंने ऐसे लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 100 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है और जो आंसर आता है वो 25 आता है। तो मतलब यहां पे बन गया 25 × 25। क्लियर, तो x² की वैल्यू आ गई 25 × 25। क्लियर, अगर आपको पता है कि यहां पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्लियर, क्योंकि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तभी मुझे एग्जैक्ट नंबर्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो स्क्वायर है ये हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर को हटाने के लिए आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर रूट लगता है, तो यहाँ पे लगेगा स्क्वायर रूट 25 × 25 = x। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 25। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि 25 × 25 जो होता है वो 625 होता है और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, पर किसका, अगर 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो होता है 25। तो ये तो सिंपल वाली कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 25, बस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। तो एक नंबर तो हमें मिल गया 25 और इसमें अगर आप पुट करोगे तो एक नंबर मिल जाएगा 100। तो एक नंबर जो है 100 है, एक नंबर है 25। अब हमें पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना है इन दोनों नंबर्स का, तो 100 - 25 करेंगे तो आएगा 75। तो इसका जो आंसर होगा वो 75 होगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन था।
10 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। 10 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिए मैंने, क्लियर। ये तो जस्ट समझाने के लिए मैंने इतना किया, आपको ये सब नहीं करना है। आपको जब पता होगा कि रेशो को एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है और ये चीज़ आपको पता होगी तो आप ईजी से इस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोज टू नंबर्स, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। रोहन बॉट ए कार फॉर ₹1 लाख, 1 लाख की कार उसने खरीदी। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स बाय 10% पर ईयर। हर साल अब उस कार की जो वैल्यू है वो 10% कम हो रही है, क्लियर। ये सबको पता है कि अगर मैं आज कोई एक कार लेके आता हूं तो 1 साल के बाद बेचूंगा तो मुझे उतना पैसा नहीं मिलेगा जितने की मैंने खरीदी है, क्लियर। उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो वही कह रहा है कि उसके हर साल जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है बाय 10%, क्लियर। एंड अगर वो कह रहा है कि इफ ही सेल्स इट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद अगर वो बेचता है उसको, तो आपको बताना है कि वो कितने की बेचेगा, मतलब सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड से इसको ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो मेन क्या है, देखो बात सुनिए, वो लाया कितने की है, 1 लाख की लाया है, 1 लाख की वो कार लेके आया। अब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 10%। मान लो कि अगर वो अगले साल उसको बेचना चाहता है, क्लियर, अगले साल अगर उसको वो बेचना चाहता है तो मान लो, देखो पूरी वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है 100%, टोटल वैल्यू होती है 100%। बट वो कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो हर साल 10% डिक्रीज हो जाती है। तो पहले साल 10% डिक्रीज हो गई तो वो कितने की बेच पाएगा उसको, 90% में, क्लियर। आप समझ पा रहे होंगे आई होप। तो यहां पे हम लिख देंगे 90 और परसेंट का हो गया 100, क्लियर। क्यों यहां पे मैंने 90% क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है हर साल जो 10% वैल्यू है वो कम हो रही है, वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो इसका मतलब 10% को तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्लियर। उसकी वैल्यू तो वो निगलेक्ट करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, तो हम परसेंटेज के हिसाब से कम कर देंगे उसको, क्लियर। 100 में से मैंने 10% कम कर दिया, अब वो 90% की उसको बेचेगा, क्लियर। अब अगले साल की बात करते हैं। ये तो होगी 1 साल की बारी, क्लियर, ये तो होगी 1 साल की बात। अब अगले साल भी क्या होगा, अगले साल भी जो वैल्यू होगी वो 10% कम हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 90%, 90% का 100। अब किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अब तो 10% तो हमने पहले से मतलब माइनस किया 100 में से, तो अब तो 80 आना चाहिए था यहाँ पे। तो 80 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो हमने 10% पहले माइनस किया था वो किया था 1000, वो 1 लाख का किया था। बट जब हम सेकंड वाले ईयर में, सेकंड ईयर में जो हम 10% निकाल रहे हैं वो इसका निकाल रहे हैं, पूरा इस चीज का निकाल रहे हैं पूरा, क्लियर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो ये 2 साल का हो गया। अब तीसरे साल में और कम हो जाएगी वैल्यू, क्लियर। तो तीसरे साल में भी 10% कम हो जाएगी, तो कितना रह जाएगा, 90%, क्लियर। तो 90%, तो 3 साल का हमने 90% यहां पे लिख दिया। तो आई होप आपको ये वाली कंफ्यूजन ना हो रही हो कि यहाँ पे अगर 90% लिखा तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे 70 आना चाहिए था। वो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे 90% इसलिए लिखा क्योंकि जो हमने 90% निकालना है वो 1 लाख का निकालना है। बट इस केस में जो हमने 90% निकालना है वो इस पूरे का निकालना है, और इस केस में जो हमने 90% निकालना है वो इस पूरे का निकालना है, क्लियर। तो यहाँ पे 80-70 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कर दिए, 2 जीरो यहाँ से काट दिए, 2 जीरो यहाँ से काट दिए, 1 जीरो यहाँ से काट दिया, 1 जीरो यहाँ से काट दिया, ये 1 जीरो और ये 1 जीरो काट गया, और 9 9 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 होता है 7 to 9, क्लियर। और यहाँ पे ये 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दो। तो मतलब अगर रोहन जो है इस कार को 3 साल के बाद बेचेगा, ठीक है, तो वो इतने की बेचेगा, क्लियर, 72,900 की बेचेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, क्लियर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको, क्लियर, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको इसी तरह से अप्रोच करनी है आपको, क्लियर। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेडर मार्क एन आर्टिकल 22% above the cost price and sell it at a discount of 50%, find his gain or loss percent। कह रहा है कि एक ट्रेडर है वो क्या करता है कि एक आर्टिकल का प्राइस बढ़ा देता है, क्लियर, मतलब जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है, क्लियर, जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है
उसको वो 22% से बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान लूँ कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस के बारे में उसने कुछ दिया नहीं है कि कितनी है, तो हम मान के चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100। अब वो क्या कर रहा है, वो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा रहा है, उसका प्राइस बढ़ा रहा है कितने परसेंट से, 22% से। तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा 122। क्लियर। वो सिंपल सी बात है, उसने कहा था कि कॉस्ट प्राइस से वो 22% बढ़ा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100 मान ली, तो 22% अगर बढ़ा के वो प्राइस लिखेगा तो वो हो जाएगा प्राइस 122, तो एमआरपी हो जाएगा 122। क्लियर। अब उसने बोला अब वो उसको बेच रहा है 50% डिस्काउंट के साथ। तो आपको पता है कि जो भी डिस्काउंट परसेंटेज हमें मिलता है, जो भी हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा एमआरपी पे मिलता है, और जब आप एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। कहने का मतलब अगर आप दुकानदार हो, क्लियर, और आपसे कोई डिस्काउंट मांग रहा है, क्लियर, तो मान लो कि 100 रुपए की चीज थी एमआरपी, मतलब उसका जो एमआरपी था वो 100 रुपए का था, और आपने उसको 10% मतलब 10 रुपए जो है वो डिस्काउंट दे दिए, तो आपने 90 की वो बेची। क्लियर। तो जो बेचने वाला प्राइस होता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो याद रखना कि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट किया जाता है, और एमआरपी में से अगर आप डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस मिलता है। बस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आगे। उसने बोला है अब वो उसको बेच रहा है 50% डिस्काउंट के साथ। तो देखो अगर वो डिस्काउंट निकालना चाहे, क्लियर, डिस्काउंट निकालना चाहे तो कितना डिस्काउंट निकलेगा, 61 रुपीज। बताओ क्यों, क्योंकि उसने बोला 50% डिस्काउंट दे रहा है वो, मतलब ये चीज है 122 रुपीज की, इसमें से 50% डिस्काउंट मतलब हाफ पे वो दे रहा है उसको, तो इसका हाफ कितना हो गया 61। तो 61 उसको डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस भी 61 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये 50% डिस्काउंट दे रहा है तो 50% पे ही बेचेगा, तो 50% ऑफ 122 हो गया 61 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस आ गया 61 रुपीज। अब देखो, अब वो पूछ रहा है कि गेन हुआ कि लॉस, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 61 है, मतलब उसको खुद वो चीज पड़ी है 100 रुपीज की और वो बेच रहा है 61 की, इसका मतलब उसको नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है आप देख सकते हैं। क्लियर। यहां पे उसको नुकसान हो रहा है 31 रुपीज का, क्लियर, सॉरी 39 रुपीज का, 39 का उसको डिस्काउंट और सॉरी लॉस हो रहा है। लॉस हो किस पे रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, क्लियर, 100 रुपीज पे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यहां से कैंसिल, तो यहां से हो गया 39% लॉस हुआ उसको। क्लियर। वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता कि 100 के कंपैरिजन में अगर किया जाए तो उतना ही लॉस होता है जितना वो वैल्यू आती है। क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 था, सेलिंग प्राइस 61 था, इसका जो लॉस हुआ वो 39% हुआ, तो उतना ही परसेंटेज आना था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। क्वेश्चन तो अलग अलग तरह से पूछे जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए मिक्सचर ऑफ 140 लीटर, एक 140 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है 6:1 की रेशियो में। क्लियर। एक 140 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की रेशियो आपको 6:1 में दी हुई है। अब वो कह रहा है कि अगर ये रेशियो 1:4 हो जाए तो बताओ आपको कितना पानी ऐड करना पड़ेगा इसमें। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर ये है मिल्क और ये है वाटर, क्लियर, ये है मिल्क और ये वाटर, इसकी रेशियो है 6:1, और आपको पता है कि रेशियो के हिसाब से मिल्क और वाटर को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो मिक्सचर बनेगा। तो रेशियो के हिसाब से मिक्सचर है 7, बट मिक्सचर 7 नहीं है, उसने बोला है मिक्सचर की क्वांटिटी है 140 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 की वैल्यू 140 लीटर हुई। अगर 7 की वैल्यू 1 लीटर हुई तो 140 लीटर हुई तो 1 की वैल्यू होगी 20 लीटर। क्लियर। तो आप क्या करो, मिल्क और वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो कि 140 लीटर मिक्सचर में मिल्क कितना क्वांटिटी में है और वाटर कितना क्वांटिटी में है। तो वो उसको कैसे निकालेंगे, देखो 1 की वैल्यू 20 है तो इसको यहां से 20 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी यहां से 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। तो यहां पे आ गया 6 × 20 = 120। तो मिल्क की यहां पे क्वांटिटी आई 120 लीटर और यहां पे पानी की जो क्वांटिटी आई वो आई 20 लीटर। तो देखो 120 और 20 140 ही होता है, और इनकी अगर रेशियो निकालोगे तो 6:1 ही आएगी। क्लियर। तो यहां से हमने एग्जैक्ट इनकी क्वांटिटी निकाली, और आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे मैंने एग्जैक्ट इनकी क्वांटिटी निकाली। रेशियो के हिसाब से मुझे लग रहा था कि मिक्सचर कितना है 6 + 1 7, बट 7 नहीं था, 140 था। तो 7 की वैल्यू 140 है तो 1 की वैल्यू होगी 20। यहाँ पे 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, देखो अब आपके पास मिल्क
और वाटर की जो क्वांटिटी है वो है 120/20, ये है एग्जैक्ट क्वांटिटी। और वो अब कह रहा है कि अगर ये रेशो 1:4 की हो जाए, मिल्क और वाटर की रेशो 1:4 की हो जाए, तो बताओ आपको पानी कितना ऐड करना पड़ेगा। तो देखो मुझे एक बात बताओ, ये है मेरी एग्जैक्ट क्वांटिटी, क्लियर, और ये रेशो मुझे बनानी है अब, क्लियर, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि अगर ये रेशो 1:4 हो जाए तो मुझे कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि इस क्वांटिटी में, क्लियर, इसमें इसने कुछ पानी मिलाया है जिसकी वजह से मिल्क और वाटर की रेशो 1:4 हो गई है। तो मुझे वही पानी की क्वांटिटी निकालनी है जिसकी वजह से रेशो जो है वो 1:4 हो गई है। तो कुछ भी नहीं करना है, सामने उसने पूछा है कि पानी कितना ऐड किया है, इसका मतलब उसने दूध को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ दूध की क्वांटिटी जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही है। पहले कितनी थी दूध की क्वांटिटी 120, और अभी भी 120 ही होगी। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ पानी ऐड किया है, वाटर ऐड नहीं किया है। तो अगर पहले क्वांटिटी दूध की 120 लीटर थी तो अब भी 120 होनी चाहिए। तो बट यहां पे तो उसको दिख रहा है 1 है, तो 1 तो मतलब 1 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 120 बनाना पड़ेगा। तो 120 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर न्यूमिनेटर को 120 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि रेशो को, ठीक है, जो रेशो में जो टर्म्स होती हैं उनमें हमेशा चेंज जो आता है वो इक्वल इक्वल का चेंज आता है, क्लियर। तो पहले मिल्क की क्वांटिटी 120 ही थी, अभी भी मैंने 120 रख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो अब बन गई 120/480, क्लियर। देखो पहले मिल्क की क्वांटिटी 120 थी, अब भी मिल्क की क्वांटिटी 120 है। पहले वाटर की क्वांटिटी 20 लीटर थी, अब वाटर की क्वांटिटी 480 लीटर है, क्लियर। इसका मतलब हमने कितना ऐड किया पानी, देखो 20 से बन गया 480, इसका मतलब 460 लीटर पानी हमने ऐड किया है, तब जाके ये रेशो मिल्क और वाटर की 1:4 आई है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 460। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो वीडियो को रिपीट आप कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे था ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये मिल्क और वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू थी जो कि मिक्सचर में थी, क्लियर। अब उस मिक्सचर में उस इंसान ने पानी डाल दिया है, पानी की वजह से मिल्क और वाटर की रेशियो चेंज हो गई है, क्लियर। बट उसने सिर्फ पानी ऐड किया, मिल्क ऐड नहीं किया, इसलिए हमें यह कॉन्सेप्ट यूज किया कि जितना पहले मिल्क था उतना ही अब भी होना चाहिए। तो हमने उसको सेम कर दिया, उसको सेम कर दिया, तो वाटर की क्वांटिटी भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी और देख लेंगे कि कितनी चेंज हुई है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। सो टिल देन गुड बाय।